यस यस सो अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो प्रॉपरली विजिबल है? यस फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस एक बार यस अब हो गया काम। यस 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 तो चलिए 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 पहले तो ये जान लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या देखा था। सर लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये देखा था डिमांड यानी क्या, और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि डिमांड से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है, सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है। हमने ये देखा था कि डिमांड जो है वो एक तरह से कंज्यूमर डिमांड साइड को दर्शाता है और प्रोड्यूसर सप्लाई साइड को दर्शाता है। और हमने ये देखा था मार्केट मैकेनिज्म में डिमांड और सप्लाई इन दोनों का बहुत ही अहम रोल होता है, एकदम इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा हमने दो चीजें मार्केट के बारे में समझी थी रिगार्डिंग विद डिमांड। सर क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में क्या कहना है? क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में हम ये कहते हैं कि हम कभी भी क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं एट अ गिवन प्राइस कि इस प्राइस पे कितना डिमांड है, और वो भी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए मैंने आपको लिखवाया भी था वी एक्सप्रेस डिमांड एट अ गिवन प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस को देखते हुए डिमांड का क्वांटिटी बताते हैं कि भैया ये प्राइस पे ये क्वांटिटी। और हमने ये देखा था कि डिमांड यानी क्या? डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है, ये तीनों कंटेंट अगर है तो ही हम कहेंगे डिमांड क्रिएट हुई है उस प्रोडक्ट की। अगर ये तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो डिमांड नहीं कहलाई जाएगी। बात समझ में आई? यस यस बात समझ में आई सभी को? यस सर फिर हमने देखा था कि इन तीन चीजों को हम अदर लैंग्वेज में और क्या कह सकते हैं। सो इनको अगर शब्दाकरण करें तो डिजायर यानी वांट, इसके अलावा सर विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे को क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू पे को हम कहेंगे मीन्स टू परचेज यानी रिसोर्सेस, और विलिंगनेस टू पे को हम क्या बोलेंगे? विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज। ये कहेंगे हम डिफरेंट वर्ड्स में डिमांड को। व्हेन देयर इज डिजायर and having means to purchase and there is willingness to use those means to purchase, we say that we have created demand of a particular product for a particular price at a given period of time. Yes और इसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अब आगे आपके सामने। Now, what do you mean by determinants of demand? These are factors which prevail in the economic environment. These are the factors which prevail in the economic environment जिसके कारण डिमांड पे असर होता है, और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या कह सकते हैं हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब यहां पे देखो सर, इस चीज का नॉलेज, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इस चीज का नॉलेज हमें क्यों होना चाहिए? इस चीज का नॉलेज हमें इसलिए होना चाहिए कि कभी अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण ऐसा हो जाए कि इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण डिमांड पे इफेक्ट हो जाए, डिमांड कम ज्यादा हो जाए, तो उन चीजों को हम समझ पाए और अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन शुरू कर सके। बात समझ में? यस बात समझ में? इसीलिए बहुत जरूरी ये होता है कि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझें कि कब कौन सा फैक्टर किस तरह से डिमांड पे इंपैक्ट करता है। यस सो कब कौन सा फैक्टर किस तरह से डिमांड पे असर करता है। इसमें से लिस्ट में सबसे पहला फैक्टर है
प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर है सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली द गुड्स ओन प्राइस इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। और इसके लिए एक क्लॉज, एक फ्रेज होता है सॉरी, सिट्रिस पेरिबस। इसका मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सिट्रिस पेरिबस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। कैसे रिलेटेड होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। एंड इट इंप्लाइज दैट rise in the price of commodity brings about a fall in the quantity purchased and vice versa. This happens because of income and substitution effect. ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक चीज समझ लो सर, यहाँ पे प्राइस कैसा फैक्टर है? वो एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, बट किस तरह से? इनवर्सली अफेक्ट करता है। कभी कोई चीज की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है, या फिर उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं व्हेन वी विल गोइंग टू डिस्कस रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, उस समय पढ़ाओ। अभी के लिए समझ लो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। इसका मतलब सर जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, या फिर प्राइस जब घटता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, कुछ इस तरह से होता है। यस, बात समझ में आई? बोलो फटाफट से, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यस यस, चैट बॉक्स में आंसर दो। ये चीज समझ में आई? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यस, वेरी गुड। ये हो गया सर हमारा पहला फैक्टर ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर ऑफ डिमांड जो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? इनवर्सली अफेक्ट करता है। डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? इनवर्सली अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम दूसरे फैक्टर की, दूसरे डिटर्मिनेंट की, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के केस में क्या है? देखो, सबसे पहले रिलेटेड कमोडिटी यानी क्या? जिसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, और एक कमोडिटी के रिलेशन के कारण दूसरे कमोडिटी पे असर होता है। और रिलेटेड कमोडिटीज की जब हम बात करते हैं तो एक होता है सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक होता है कंपीटिंग गुड्स, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ, ये दूसरा नाम है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम है कंपीटिंग गुड्स। कभी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आ गया समझ लेना किसकी बात हो रही है? बात हो रही है सर सब्स्टिट्यूट गुड्स की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब देखो सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए ब्रश और टूथपेस्ट। एग्जाम्पल के लिए ब्रश और टूथपेस्ट। ऐसा होता है क्या? आपने ब्रश खरीद लिया, टूथपेस्ट कौन खरीदेगा? जाने दो, ऐसे ही ब्रश कर लेते हैं। होता है क्या ऐसा? सोचो सर, जिसने ब्रश खरीदा है ना वो टूथपेस्ट भी खरीदेगा। जिसने ब्रश खरीदा है ना वो टूथपेस्ट भी खरीदेगा। ये कैसे गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, बराबर। ये कैसे गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। यानी आप मांगो या नहीं मांगो, ये गुड्स साथ में रिलेटेड है, क्योंकि जब ये दोनों गुड्स साथ में होंगे तभी ही इनका यूज होगा, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते। ऐसा होता है क्या सिर्फ पेस्ट ला लो यूज हो जाएगा? यूज भी कर लोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, बराबर। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो साथ में हैं तो ही काम के हैं, अगर अलग अलग हो गए तो कुछ भी काम के नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, बराबर। गाड़ी खरीदी है तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे डोसा और सांभर चटनी,
सर डोसा कोरा खाते हैं क्या? नहीं सर, सांबार और चटनी के साथ ही खाते हैं हर जगह। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेन और इंक, देखो कितने सारे एग्जांपल आपको दे दिया मैंने रिगार्डिंग दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक चीज ध्यान में रखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये कैसे होते हैं? ये आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी अगर इन दोनों में से एक को भी निकाल दो ना, पूरा इफेक्ट चला जाएगा, कुछ भी यूज नहीं आएगा। और उसी के जगह दूसरे रिलेटेड गुड्स होते हैं सर, कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। जैसे कि देखो सर, पेप्सी और कोका कोला, जरूरी नहीं है सर कि दोनों साथ में कंज्यूम करो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों साथ में कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डोसा खाओगे तो उसके साथ चटनी और सांभर भी खाना पड़ेगा। जैसे सर आप गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। जैसे टूथपेस्ट खरीदोगे तो ब्रश खरीद के उसके ऊपर लगा के ही यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो भी दोनों रिलेटेड गुड्स है वो दोनों साथ में यूज होते हैं, बट सब्स्टिट्यूट के अंदर इनमें से कोई भी एक यूज होगा। या तो पेप्सी पिएगा या कोका कोला पिएगा, कोई भी पर्सन यही काम करेगा, दोनों नहीं पिएगा। भाई मेरे को पेप्सी नहीं पसंद, मुझे कोका कोला पसंद, कंपीटिंग गुड्स। चलो मुझे दोनों पसंद है लेकिन जो सस्ता होगा ना वो मैं पीऊंगा। चलो मुझे दोनों पसंद है लेकिन जिसका टेस्ट अच्छा होगा वो मैं पीऊंगा। सो दीज आर व्हाट? कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। या तो ये या तो ये, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, बट दोनों का नेचर सेम, बराबर। इसके लिए जब कभी भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, मुझे ना एक गाना याद आता है। एक गाना याद आता है जो थोड़ी देर बाद में जब मैं पूरे डिटरमिनेंट्स को रिवाइज करवाऊंगा ना, मुझे याद दिलाना, मैं गाना बताऊं, ठीक है? दोनों के लिए गाना बताऊं। सर अब बताइए, पहले बात करते हैं टूथपेस्ट और टूथब्रश की। सर पहले बात करते हैं हम टूथपेस्ट और टूथब्रश की, कि एक की कीमत दूसरे को कैसे, दूसरे की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी, एक प्रोडक्ट की कीमत दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को कैसे इंपैक्ट करेगी। मान लो मार्केट में क्या हुआ, इन दोनों में से एक का प्राइस बढ़ गया। से फॉर एग्जांपल इन दोनों में से पेस्ट का प्राइस बढ़ गया, या लिख दूं मैं, चल ये पेस्ट का है ना, एक मिनट थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। सर यहाँ पे इसका प्राइस जो है ना वो बढ़ गया। अब लोग क्या करेंगे? सोचो सोचो, अब लोग क्या करेंगे? मान लो पेस्ट बहुत महंगा हो गया। वैसे तो ये कंज्यूमर के बजट में नेग्लिजिबल होता है, काफी कम कॉस्ट का होता है, बट मान लो अगर इसका प्राइस बहुत बहुत ही जबरदस्त बढ़ गया। एक सेकंड, आज जो डिस्कस करते हैं, बताइए सर। सो क्या होगा जब जब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? यस, क्या होगा देखते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर ब्रॉट और कंज्यूम टुगेदर। ये मैंने आपको बोला था कि दोनों एक साथ ही कंज्यूम किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे काफी एग्जाम्पल दे दिया, और भी इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ द इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्राइस होना चाहिए। When two commodities are complements, a fall in price of one, other things being equal, यानी other factors को full stop कर दो, स्टैच्यू कर दो, this will cause the demand for others to rise. This will cause the demand for other to rise. सर इसका मतलब इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे fall in the price of petrol driven cars would lead to a rise in
demand for petrol. Similarly, computers and computer software are complementary goods. Fall in the price of computer will cause a rise in the demand for software. Reverse will be the case when price of complement rises. An increase in the price of complementary goods reduces demand for the goods in question. Thus, we find that there is an inverse relation between demand for goods and the price of its complement. सर एग्जांपल ऊपर वाला कंटिन्यू करते हैं. पेस्ट का प्राइस है ना बढ़ गया. अब पेस्ट का प्राइस है ना इतना बढ़ गया कि 500 रुपए का एक पेस्ट आने लगा. फॉर एग्जांपल सोचो जरा, ऐसा हुआ तो क्या हो. तो इस केस में जिस लोगों के बजट में वो पेस्ट आएगा ना, वो ब्रश करेंगे किससे? टूथब्रश से. और जिनके जिनके बजट में ये पेस्ट नहीं आएगा वो क्या करेंगे सर? वो टूथब्रश का यूज नहीं करेंगे, वो यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस का. जैसे कोई नीम की जो एक डाली होती है उसको चबाते हैं, जो पुराने लोग करते थे टूथपेस्ट के जमाने के पहले. इसके अलावा सर मंजन होता है, कोई एक प्रकार का पाउडर होता है जिसको ऐसा यूज करके मंजन किया जाता है, वो यूज करेंगे लोग. क्या करेंगे सर? वो यूज करेंगे लोग. ऑप्शन ही नहीं है अब लोगों के पास में, बराबर. तो यहाँ पे जब पेस्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो ब्रश का क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा. मार्केट में जब लोग पेस्ट महंगा होने के कारण ये ब्रश यूज करना कम कर देंगे और अदर सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रश का डिमांड घट जाएगा. बात समझ में आई? सो देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन. सेम वे सोचो ना, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे जो कि बीच में हुए थे, तो लोग क्या करेंगे? मार्केट में जो अदर सब्स्टिट्यूट्स है ना मौजूद, उनके पास में जाएंगे और पेट्रोल व्हीकल्स का डिमांड कम कर देंगे. तो ऑटोमेटिकली अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा जो कि एक कॉम्प्लीमेंट गुड है, तो वो उसके कारण अदर गुड्स जिनसे वो रिलेटेड है उनका डिमांड घट जाए. सो दैट्स व्हाई दे आर इनवर्सली रिलेटेड. दे आर इनवर्सली रिलेटेड. बात समझ में आई? सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. आपस में इनका रिलेशन होगा इनवर्स रिलेशन. एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड घटेगा. इनवर्स रिलेशन. यहां तक क्लियर हुआ क्या? बताओ. यस, आंसर दो. यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं. यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ये पूरी कहानी हो गई सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, बराबर. अब दूसरे टाइप्स ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज जो हैं वो है कंपीटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स. उनके बारे में बात करते हैं. टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट दैट कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर. सेम वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी जगह चलो उसको यूज कर लेते हैं ऐसे. नाउ फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी का एग्जांपल मैं लेके दूंगा आपको. व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, if the price of the product being purchased goes up, buyers may switch to a cheaper substitute. This decreases the demand for the product at a given price but increases the demand for the substitute goods. Similarly, a fall in price will have a reverse effect. सर होगा क्या? देखो, मेरे पास एक शॉप है, ये मेरी दुकान है सर, ये मेरी शॉप है, ठीक है. यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है. इसका नामकरण कर देते हैं सर. आपकी जो शॉप है, कलर इफेक्ट. ये शॉप है ना, शॉप है मेरा टी का, बराबर. इसके अलावा एक और शॉप है सर, मेरे पास में ही एक और शॉप है.
मेरे पास में एक और ही शॉप है सर, कॉफी। यस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल और अमित ने भी दिया है, पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, ये भी वैसी है, कोई इशू नहीं। अब देखो वाक्य, अब ये एग्जांपल समझो। टी का जो प्राइस चल रहा था ना, टी का जो प्राइस चल रहा था, बराबर, ये चल रहा था सर 10 रुपए कप। टी का प्राइस चल रहा था 10 रुपए कप, बराबर। और वहीं पे कॉफी का जो प्राइस था वो चल रहा था 15 रुपए कप, ठीक है, 10 रुपीज एंड 15 रुपीज। अब हुआ क्या सर, ये चाय वाली शॉप जो है ना, इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स थे और इसके हाथ की चाय फेमस भी हो गई बहुत, और फेमस भी हो। तो हुआ यूं, ये भाई साहब के पास में है ना, डिमांड फॉर टी था 1000 पीपल का। वहीं पे ही हमारा जो कॉफी वाला शॉप था, वहां पे सिर्फ 200 लोग आते थे। वहां पे सिर्फ 200 लोग आते थे जो कॉफी के शौकीन हैं, बस वो आ जाते थे। अब ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें है ना दो तरह के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी के लोग कौन होते हैं बताऊं? जिनको या तो कॉफी या तो चाय, या तो टी या तो कॉफी, दो में से एक ही मैं पीता हूं और मैं वही पीऊं, बराबर। दो में से एक ही मैं पीऊंगा और वो एक ही चीज में पीऊंगा, दूसरी नहीं पीऊंगा। एक कैटेगरी के लोग। और इस दुनिया में दूसरी कैटेगरी के लोग, चाय दे दो कॉफी दे दो, दोनों चल जाएंगे, बराबर। एक कैटेगरी के लोग क्या कहते हैं, या तो टी या तो कॉफी। और दूसरे कैटेगरी के लोग, टी भी चल जाएगा कॉफी भी चल जाएगा, जो देना है दो, बराबर। ये दो कैटेगरी के लोग। अब सबसे ज्यादा असर प्राइस का डिमांड पे किन लोगों के डिमांड पे पड़ेगा? जिनको दोनों में से जो चाहिए वो चलता है, जिनको दोनों में से कुछ भी चलता है। ऐसे कैटेगरी ऑफ लोग जो रहेंगे ना, उनके ऊपर भी डिमांड, प्राइस और डिमांड का इफेक्ट होगा। मैं कॉफी वाला हूं भाई, मैं कॉफी वाला हूं, ठीक है। अब मुझे अगर बोलोगे भाई टी पी ले, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं हूं चाय, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूं। तो मुझे आप बोलोगे सर क्या पियोगे, मैं बोलूंगा कॉफी। और कोई XYZ पर्सन है, उसको आप पूछ रहे हो क्या पियोगे, चाय और कॉफी, वो कहेगा दोनों में से जो आपको समझे लेके आ जाओ। तो डिमांड, डिमांड किसकी इफेक्ट होगी? मेरे जैसे पर्सन की, या जिसको कुछ भी चलता है उसकी? जिसको कुछ भी चलता है ना उसकी। मुझे तो कॉफी चाहिए, मुझे कितनी भी बार पूछोगे प्राइस कुछ भी हो, मैं तो कॉफी पीऊंगा। लेकिन अदर पर्सन, जिसको दोनों में से कोई भी चलता है, उसके ही डिमांड पे अफेक्ट होगा, मेरे डिमांड पे अफेक्ट नहीं, बराबर। पहले तो ये अजम्पशन बोलो या जो बोलो, इसको समझ लो, ये चीज को समझ लो। सो किसके डिमांड पे असर होगा? ऐसे लोगों के डिमांड पे असर होगा जिनको दोनों में से कुछ भी चलता है, बराबर। अब होगा क्या, अब ये टी वाली दुकान है ना, बहुत चलती है सर, क्या चाय बनाता है सर, ऐसे अदरक वदरक डालता है, मसाला डालता है, लोगों को सुगंध आती है, क्या चाय बनाता है, फेमस हो गया, काफी फेमस हो गया। और अब इसको अपने चाय बनाने में घमंड आ गया, और घमंड के चक्कर में इसने क्या बोला, लोग तो मेरी चाय वैसे नहीं पीते, और चाय तो एक नशा है, सबके लिए नशा है, मैं सबको नशा करवा रहा हूं। यस, ऐसे सोच के भाई साहब ने ना प्राइस बढ़ा दिए। कहा मेरे हाथ की चाय तो पूरे पूरे सिटी में बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग पीने आते हैं। यस, जैसे आजकल एक चाय वाला बहुत फेमस हो गया, डॉली चाय वाला हो गया ना, बहुत फेमस हो गया वो। बिल गेट्स आके चाय पिए उसके पास में, वो फेमस हो गया डॉली चाय वाला। वैसे ये भी बहुत फेमस, ये लोग कहाँ कहाँ से चाय पीने आते, इसने प्राइस बढ़ा दी। और इसने क्या किया सर, इसने ना एक नया प्राइस रखा, ठीक है ना, इसने एक नया प्राइस रखा P1, और इसने अपने पर कप का प्राइस कर दिया 20 रुपीस। इसने कर दिया 20 रुपीस, कितना, 20 रुपए।
वहीं पे कॉफी वाले ने अपना प्राइस कम किया था क्या? नहीं। वो बोल रहा है ठीक है भाई 200 कस्टमर है, क्या करूं, रहने दे, 15 रुपए से कम ये तो बेचारे पी रहे। कल को प्राइस बढ़ा होगा, ये भी गायब हो जाएगी, क्योंकि दोनों डिमांड के अंदर, दोनों दोनों डिमांड क्रिएट करने वाले लोगों के अंदर वो पॉपुलेशन मौजूद है जिनको दोनों में से कुछ भी चलेगा। अब ये भाई साहब ने जब प्राइस कर दिए 20, तो इसके मुकाबले लोगों को क्या सस्ता लगने लगा? बताइए, इसके मुकाबले लोगों को क्या सस्ता लगने लगा? कंपेयर्ड विथ टी का प्राइस लोगों को किस चीज की कीमत सस्ती लगने लगी? चैट बॉक्स में आंसर देवे। सर, कॉफी का प्राइस इसके प्राइस के मुकाबले अब सस्ता लगने लगा, जो पहले इसके मुकाबले महंगा लगता था। जो पहले इसके मुकाबले महंगा लगता था, अब लोगों को इसके मुकाबले कॉफी सस्ती लगने लगी। तो इस हजार में से कुछ लोग उस कैटेगरी के जरूर होंगे सर, जिनको दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरे, कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होंगे। मान लो 500, 50% लोग तो ऐसे होंगे ना जिनको चाय और कॉफी दोनों में से कुछ भी चलेगा। बाकी 500 को तो चाय का नशा है, वो कहते हैं हम तो चाय ही पियेंगे। और इस हजार में से यहां पे 500 लोग कन्वर्ट हो गए। प्राइस बढ़ते बराबर टी का डिमांड 500 से कम हुआ, टी का डिमांड 500 से कम हुआ, लेकिन कॉफी का डिमांड 500 से बढ़ गया। ये लोग यहां से कम होके कॉफी की डिमांड क्रिएट करने चले गए, और ऐसा करके इन्होंने टोटल कॉफी का डिमांड कर दिया 700। 200 लोग तो डिमांड ऑलरेडी कर रहे थे, 500 टी वाले छोड़ के और चले गए कॉफी वाले के पास में। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे सर कॉफी का डिमांड बढ़ गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। पहले 200 हुआ करता था, 200 से 700 हो गया। बात समझ में आई? 200 से 700 हो गया। और वहीं पे इसका कारण क्या था सर? हमने है ना टी का प्राइस बढ़ा दिया था। हमने है ना सर टी का प्राइस बढ़ा दिया था। टी का प्राइस बढ़ने के कारण कॉफी का डिमांड बढ़ गया। टी का प्राइस बढ़ने के कारण कॉफी का डिमांड बढ़ गया। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। दोनों रिलेटेड कमोडिटी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंपीटिंग गुड्स, दोनों रिलेटेड कमोडिटी, और एक का प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे का डिमांड बढ़ गया। और वाइस वर्सा, जब एक कमोडिटी से टी का प्राइस घटेगा तो अगेन कॉफी का डिमांड भी घटेगा, और टी का प्राइस बढ़ेगा तब कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। ये कौन कहता है? ये कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका इंपैक्ट बताया बेटा मैंने आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यस, सभी को बात समझ में आई? सो जब मैं बात कर रहा हूं सर किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यहां पे रिलेशन है इनवर्स, और जब मैं बात कर रहा हूं कंपीटिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स की, यहां पे रिलेशन है डायरेक्ट। यहां पे रिलेशन है डायरेक्ट, ठीक है?
इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स, इन केस ऑफ कंपीटिंग सब्सिट्यूट गुड्स डायरेक्ट। और इनवर्स यानी कैसे, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, और वाइस वर्सा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, अगेन विथ कंपीटिंग गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा डिमांड भी घटेगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? ठीक है, और अब तक हमने दो डिटरमिनेंट्स देख लिए, एक तो प्राइस। सो प्राइस का रिलेशन कैसा है सर, इनवर्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। नीचे हम प्राइस किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस की, रिलेटेड गुड्स के प्राइस की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आरपी लिख दिया है मैंने, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं, हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वाइस वर्सा भी होगा उसमें, वाइस वर्सा भी होगा, यस वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहानी में अब तक के हम प्राइस बढ़ा रहे थे, मान लो उसको बाद में समझ में आया अरे मेरे 700 कस्टमर तो चले गए, अब क्या करूं, तो उसने सोचा नहीं 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 नहीं, अब समझ में आया, कॉफी के प्राइस को देखते हुए वो चले गए, तो वो क्या करेगा, अपने टी का प्राइस कम कर देगा, 15 से नीचे ले आएगा, 12 रुपए कर देगा। तो 12 रुपए करेगा यानी प्राइस घटाया, प्राइस घटेगी तो देखो कॉफी अब महंगी लगने लगेगी लोगों को, अब उनको टी सस्ती लगने लगेगी, वापस वो लोग यहाँ से निकल के टी के और आ जाएंगे, अगेन कॉफी का डिमांड घट जाएगा, टी का वापस बढ़ जाएगा। ये हो गया वाइस वर्सा। ठीक है, समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई? सो अब तक दो चीजें देखी, प्राइस और रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स, और शॉर्ट नोट्स में देखो, शॉर्ट नोट्स में यस बात करते हैं इनकी। मैंने आपको क्या बोला बेटा, प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, यानी इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, जाके डाउनलोड कर लेना, इन दी नॉलेज बैंक सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने क्या कंप्लीट किया, रिलेटेड कम्युनिटीज। कह रहा था ना आपको, गाना गाना याद आता है जब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, क्या गाना है सर, हम साथ साथ है जन्मों के साथी, देखो हम साथ साथ है। इसका मतलब गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल तो लगेगा, हम साथ साथ है और हम साथ साथ ही यूज होंगे, अलग अलग यूज हो ही नहीं सकते। और वहीं पे सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग गुड्स क्या कहते हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ओ ओ देख लो, टी और कॉफी हम दोनों अलग अलग है, हम दोनों जुदा जुदा है, इसलिए कंपीटिंग गुड्स है, दोनों में कंपटीशन होता है कि ये कंज्यूम करे या ये कंज्यूम करे, एंड दे आर पोजेसिंग एंड हैविंग डायरेक्ट रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, सो ये हो गई बात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, इनवर्स रिलेशन, ये हो गई बात सब्स्टिट्यूट गुड्स की, कंपीटिंग गुड्स की, डायरेक्ट रिलेशन। इन दोनों चीजों में कुछ डाउट है तो बोलिएगा यस यस, इन दोनों चीजों में से किसी में भी कोई डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े बेटा, चैट बॉक्स में जवाब दो फटाफट से, चलो 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 जवाब दो, आगे बढ़े। यस, पढ़ते हैं आगे। नाउ थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, नाउ द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या है सर, देखो यहां पे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यस यस, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप आराम से सेल्फ स्टडी कर लेना, उसके बाद में कोई डाउट है नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे, जैसे जैसे हम पढ़ना कंप्लीट कर रहे हैं क्लास में, वैसे वैसे आप अपना घर पे भी पढ़ना कंप्लीट कर दो, तो आपका ये सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग बन जाएगा। नाउ डिस्पोजेबल इनकम यानी क्या सर, परचेसिंग पावर ऑफ अ बायर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। हमें पता है सर, एक पर्टिकुलर बायर का
परचेसिंग पावर कितना होगा ये हमें डिस्पोजेबल इनकम से पता चलता है। अगर उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बची, अच्छी खासी बची है, तो उसका परचेसिंग पावर ज्यादा है। नाउ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पोटेंशियल परचेसर। इन जनरल, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम tends to increase the demand for particular type of goods and services at a given period of time at a given price, and decrease in the disposable income will decrease the quantity demanded. The nature of relationship between the disposable income and quantity demanded depends upon the nature of goods also. देखो पहली बात तो by default yes, हाँ अच्छा याद दिलाया यार अमित आपने। छुट्टी कब कब है देखो, बताओ आपको। आज की तारीख है, और एग्जाम्पल आज की तारीख है 26। अब छुट्टी कब होगी? सैटरडे संडे छुट्टी है, बराबर। 27 28 छुट्टी है, 29 मंडे भी छुट्टी होगा, ट्यूसडे को क्लास होगा, ट्यूसडे को छुट्टी नहीं, हाँ वेडनेसडे को छुट्टी होगा, थर्सडे को छुट्टी होगा, यानी 2 और 3 तारीख, 4 तारीख को छुट्टी होगा। उसके बाद में 5 तारीख से कंटिन्यू विदाउट एनी फेल दिवाली तक के हमारा क्लास चलने वाला है। बीच में एक भी छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे छुट्टी कौन कौन सी होगी देख लो, पूरा दिवाली तक के मैं बोल रहा हूं, दिवाली तक के आपकी कितनी छुट्टी होगी? 27 28 29 और 1 2 3 4, बराबर। 27 28 29 और 1 2 3 4 ये हॉलीडेज है। उसके बाद में दिवाली तक कोई हॉलीडे नहीं रहे, और टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। ये छुट्टी के बाद में जब मैं वापस आऊंगा ना, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द केस। यहाँ पे जब बात करता हूं डिस्पोजेबल इनकम की, देयर इज सैटरडे भले ही होगा बेटा, अब सैटरडे संडे मेरे क्लास को छुट्टी नहीं रहे। मैं जब 5 तारीख को वापस आऊंगा ना, तो सैटरडे संडे मेरे क्लास को कोई छुट्टी नहीं रहेगा। यस कोई छुट्टी नहीं। आई थिंक 5 को संडे है, आई थिंक सो। मैंने कैलेंडर भी देखा नहीं, बट आई थिंक सो। एक मिनट देख लेते कैलेंडर आपके सामने, यहाँ पे पता चल जाएगा क्या है। हाँ बेटा थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए छुट्टी रहेगी, ठीक है। सो ये क्लास का छुट्टियों का आपको जो डेट्स बता दिया है वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम 5 तारीख से वापस रिज्यूम करेंगे। दिवाली तक की कोई छुट्टी नहीं, चाहे सैटरडे संडे क्यों नहीं, ठीक है। और क्लासेस का टाइम भी बढ़ जाए। सो मैं ये कह रहा था सर, जब हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम के साथ में क्वांटिटी डिमांडेड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन, जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और वाइस वर्सा, यानी डिस्पोजेबल इनकम घटेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होता जाएगा। बात समझ में आया? तो दोनों का रिलेशन कैसा होगा सर? ये रिलेशन होगा डायरेक्ट। यस ये रिलेशन होगा डायरेक्ट। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, अभी कंफर्म हो गया, सबको कंफर्म हो गया, बच्चों को भी पता है, मैनेजमेंट को भी बोल दिया, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स की। सर आपने अभी क्या बोला? आपने ये बोला कि इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक चीज सर, भले ही इनकम डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है, बट दे डायरेक्ट रिलेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे। हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये किस पे डिपेंड करता है सर? नेचर ऑफ गुड्स। इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बाय डिफॉल्ट वैसे तो डायरेक्ट है, बट फिर भी ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर। यस नाउ अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स इज गिवन बिलो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला नॉर्मल गुड्स, एकदम नॉर्मल गुड्स, डेली रूटीन में जो हमें लगता है, लाइफ में ऐसे लगते रहता है नॉर्मल। These are those goods that are demanded in increasing quantities as consumer income increases. सर नॉर्मल गुड्स का क्या होता है? देखो अब मुझे ना कपड़े खरीदने, मेरी इनकम अभी इस मंथ कम है, मैंने एक कपड़ा खरीदा, एक टी शर्ट खरीदा, ठीक है। अगले महीने मेरी इनकम बढ़ गई और मेरा बजट भी बढ़ गया। बजट बढ़ने के कारण अब मैं ना 2 टी शर्ट खरीदूंगा। इसका मतलब सर
जैसे इनकम बढ़ी नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है, नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। यस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। यस, नाउ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। हाउसिंग, फर्नीचर, क्लोथिंग, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, कम इनकम थी तो एक टी शर्ट खरीदा, इनकम बढ़ गई तो दो खरीद लिए। ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स फॉल, यानी क्या, डायरेक्ट रिलेशन। या लिख देता हूं आपको, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, प्राइस, सॉरी, इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा, डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस। एक मिनट उल्टा कर दिया यहाँ पे, सॉरी है, ये इंक्रीज है। यस, इंक्रीजेस, और जब डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होता है, वाइस वर्सा। यस, दिस इज द केस नॉर्मल गुड्स। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया भाई नॉर्मल गुड्स के बारे में बता, तो ये चीज बता दे। ठीक है, आफ्टर दैट इनफीरियर गुड्स, these are some commodities of which quantity demanded rises only up to a certain level। ठीक है, इनका क्वांटिटी भी बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, बट एक सर्टन लेवल। आफ्टर दैट as income increases, this decreases with an increase in money income beyond its level। सर, जब तक मेरी इनकम लोअर बजट में मैं चल रहा हूं तब तक ऐसे गुड्स का डिमांड भी क्रिएट होता है और बढ़ते जाता है, बट जिस समय मेरी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो लोअर क्वालिटी गुड्स में नहीं खरीदता, ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल गेहूं की दो क्वालिटी है, एक लोअर क्वालिटी, एक हायर क्वालिटी। जब तक मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा नहीं तब तक मैं लोअर क्वालिटी ही परचेज करूँ, क्योंकि मुझे वो सस्ता भी लगेगा और मैं उसको एडजस्ट करूँ। लेकिन जिस दिन मेरी इनकम थोड़ी प्रीमियम हो गई, अच्छी हो गई, उस दिन मैं ना लोअर क्वालिटी ऑफ व्हीट नहीं खरीदूंगा, मैं हायर और सुपीरियर क्वालिटी का। सो इंफीरियर गुड्स के केस में एक लेवल तक इनकम के इंक्रीज के एक लेवल तक इसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, लेकिन उस लेवल के बाद इसका क्वांटिटी डिमांडेड घटना शुरू हो जाता है आफ्टर द इनकम क्रॉसेस बियॉन्ड दैट लेवल। यस, इनका क्वांटिटी डिमांडेड घटता है विद इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड दैट लेवल। बात समझ में? यस, बात समझ में? सो नॉर्मल गुड के केस में जैसे इनकम बढ़ी वैसे डिमांड बढ़ी, इंफीरियर गुड्स के केस में एक लिमिट तक की डिमांड बढ़ेगी और उस लिमिट के बाद अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटना शुरू हो जाएगी। यस, आफ्टर दैट इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जैसे नेसेसिटीज वगैरह हो जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, फ्यूल, कुकिंग, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। यस, सो ये होते हैं, देखो एग्जांपल्स भी आपको दिए। Satisfy the basic necessity of life and are consumed by all individuals in a society. Change in consumers' income, although will cause an increase in demand for all these necessities, but this increase will be less than proportionate to the increase in income। ऐसा होता है क्या सर, एकदम से इनकम बढ़ गई तो मैंने बहुत खाना शुरू कर दिया, मैं पहले 3 रोटी खाता था अब मैं 10 रोटी खा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है सर। माना कि बढ़ता है, बट इनकम का जो बढ़ना है उससे कम बढ़ता है। इनका डिमांड, जिस स्पीड से इनकम बढ़ी ना उसके बहुत ही कम स्पीड से डिमांड बढ़ता है ऐसे गुड्स का। ठीक है, दिस इज बिकॉज पीपल आर रिचर, देयर इज रिलेटिव डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स इन द ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट, एंड एज अ राइज इन इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स सच एज टीवी, कार एक्सेट्रा, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टिजियस गुड्स अराइज बिकॉज beyond a certain level of consumer income and keep rising as income increases। सर, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है, अब कंज्यूमर गुड्स है, अगर मैं बात करूं लग्जरी गुड्स की, तो एक लेवल ऑफ इनकम जब इंक्रीज हो जाती है तो लग्जरी गुड्स का डिमांड भी आप क्रिएट करना शुरू कर देते हो, बढ़ जाता है उसका डिमांड। लेकिन सर, जब तक के आपका वो लेवल नहीं आता ना तब तक आप कभी उसका डिमांड करते हो। लाइकवाइज इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, नेसेसिटीज फॉर लाइफ, उसका डिमांड कब तक होगा? उसका डिमांड होते जाएगा सर, इंक्रीज भी होगा, लेकिन मान लो इनकम बढ़ी 1000 रुपए से है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं 1000 रुपए का खाना खाऊंगा। सर, मैं खाना 100 रुपए का खाता था ना, 120 का खाऊंगा, और क्या होगा? मेरी इनकम बढ़ गई 1000 से,
बट आपने इन गुड्स का डिमांड बढ़ाया थोड़ा सा। पांचों ने इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, यस इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स पांचों में बेटा, यस। सो हमने तीन कैटेगरी ऑफ गुड्स पढ़ा, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। आफ्टर दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर। सर बायर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है? यस नॉर्मल गुड्स के केस में बेटा, नॉर्मल गुड्स का जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसका डिमांड बढ़ता जाए। जैसे मैंने आपको टी शर्ट का एग्जांपल दिया, दिस इज अ नॉर्मल गुड्स, है ना। मैं गया, मेरे को अच्छा क्वालिटी का थोड़ा टी शर्ट होना था, मैं गया खरीदा, एक ही खरीदा। क्यों? मेरे पास इनकम कम थी, ये मैंने इनकम कम होने के कारण मेरे पास बजट नहीं था। लेकिन अगले महीने मेरी इनकम बढ़ गई, मेरा बजट भी बढ़ गया, उस कारण से मैंने 2 टी शर्ट खरीदी। बराबर। सो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज होता है, ठीक है, कम नहीं होता। गॉट अ पॉइंट? यस गॉट अ पॉइंट। बढ़ते अब आगे। अब देखो आगे, टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द बायर। ये देखो कि बायर का टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है, वो क्या चाहता है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहिए। देखो इसका एग्जांपल देता हूँ। सर 90s के अंदर क्या होता था, 1990s के वक्त मूवीज वगैरह जो भी आती थी ना, उसमें जो हीरो हीरो रहते थे, हीरो वो है ना बेल बॉटम पैटर्न का पैंट पहनते थे। बेल बॉटम पैटर्न, सर बेल बॉटम पैटर्न आई थिंक कुछ इस तरह से हुआ करती थी। एक मिनट अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं। कुछ इस तरह से हुआ करती थी, ये देखो ऐसी, यानी नीचे से बहुत ही ब्रॉड होती थी और ऊपर से नैरो होती थी। नीचे लेग साइड से बहुत ब्रॉड होती थी, ऊपर से नैरो होती थी। अगर कोई पुरानी मूवी देखोगे ना, अपने अमिताभ बच्चन के एकदम पुरानी मूवी, उसमें आपको ये पैटर्न दिखेगा बेल बॉटम का, ठीक है। आज के जमाने में कोई बेल बॉटम पहन के जा सकता है क्या? आप भी घूमोगे क्या बेल बॉटम पहन के? सोचो। सर पहली बात तो बेल बॉटम पहनने की इच्छा भी है ना अगर, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मार्केट में मिलेगी कहाँ। लेकिन जिस वक्त इस पर्टिकुलर पैटर्न का चलन था, उस वक्त ये पर्टिकुलर पैंट बहुत इजीली मिल जाती थी। लेकिन आज के समय क्या ये मिल पाएंगी क्या? नहीं के बराबर पॉसिबल, नहीं के बराबर। क्या हुआ सर एकदम से हीरो हीरो लोग पहनते थे ये पैंट, फिर क्यों बंद हो गई? क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया। लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया। टेस्ट और प्रेफरेंस बदलने के कारण इसका चलन बंद हो गया। अब धीरे धीरे इसका चलन वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि लोगों का फिर से टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया। लोगों का फिर से टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया। व्हाट अ पॉइंट? यस, बात समझ में। अब देखो, जब हम बात करते हैं टेस्ट और प्रेफरेंस की, तो इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं। हाँ बैगी नाम दे रहे, बैगी पैटर्न, बैगी पैटर्न नाम दे रहे सर। हाँ बेल बॉटम पैंट भी आती थी, जीन्स भी आती थी। पहले पैंट आती थी, फिर बाद में जीन्स आना शुरू हो गई, फिर दोनों बंद हो गए। ऐसा ऐसा, यस ऐसा। अब आजकल उसी को बैगी नाम से कह रहे। अब पता नहीं धीरे धीरे चलन वो भी आ जाए तो पता। तो यहाँ पे सर जब बात होती है टेस्ट और प्रेफरेंस की, तो कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, वो प्रोडक्ट्स के डिमांड पे असर करता है। एकदम से कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाएगा ना, तो उसके बाद में तो उसका डिमांड ही खत्म हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा बेल बॉटम के केस में। यस, अब यहाँ पे ना कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। यस, कुछ इफेक्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे बताए गए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट और स्नॉप इफेक्ट। अब इन इफेक्ट्स के कारण, अब इन इफेक्ट्स, अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं। पहले है ना, ये देखो जैसा मैंने चश्मा पहन रखा है ना, ट्रांसपेरेंट वाला, ऐसा इसका कुछ चलन नहीं था पहले। कोई अगर शॉप पे अवेलेबल तब भी था ये चीज, बट लोग पहनते नहीं थे, कहते थे नहीं यार ये क्या है। उनको है ना कलर या थे 3 पीस वगैरह ऐसे चश्मे पसंद थे।
बट पता नहीं एकदम से 1 साल के अंदर क्या हुआ, जिसको देखो वो इस ढाल में ढल गया। इवन मैं भी, ये देखो मैं भी इस ढाल में ढल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया। पहले ये चश्मे पड़े रहते थे, कोई खरीदता नहीं था। एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कोई सेलिब्रिटी ने पहन लिया होगा, कोई मूवी में पहन लिया होगा, या कोई रियलिटी शो में पहन लिया होगा। अब लोगों को पैटर्न पसंद आ गया, सब पहनने चालू कर दिए। आप देखोगे मैक्सिमम मैक्सिमम हम टीचर लोग भी मैक्सिमम जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, मैक्सिमम लोगों के पास में ये चश्मा है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका भी ट्रेंड कम हो रहा है। अब एक नया पैटर्न का चश्मा और आ गया मार्केट में, उसका उसका ट्रेंड शुरू हो गया। बराबर, व्हाट इज दिस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ। यस, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो मैं बात करता हूँ अभी कुछ इफेक्ट्स के बारे में आप लोगों से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं जेलसी, जलनशीलता। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जलनशीलता। सर क्यों, किस चीज से जलन होता है ना? कभी कभी क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये भाई अपनी बहन को देख रहा है, ओहो पापा ने तो बर्थडे पे इसको नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये भाई अपनी बहन को देख रहा है, पापा ने तो बर्थडे पे इसको नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब ये भाई को क्या होगा, जेलेसी फील होगी। क्या क्या पापा मम्मी मुझे क्या कचरे के डिब्बे से उठा के लेके आए थे, जो दीदी को दे दिया बस मुझे नहीं दिया। हो जाएगा अपने पापा के पास। यस, हाँ वो भी होता है। हो जाएगा पापा के पास में, और पापा को बोलेगा पापा मैं आपसे कट्टी नाराज हूं, मेरे से आप बात मत करना। आपने दीदी को मोबाइल दिला दिया, बट मेरा मोबाइल कहाँ गया? फिर पापा के कोई बात नहीं बेटा, तेरा बर्थडे आएगा ना तब तेरे को दिला दो। ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पर्सन ने मोबाइल का डिमांड क्रिएट किया। इतने सालों में अब तक के मोबाइल की जरूरत नहीं थी इसको, बट इसने देखा कि मेरी बहन के पास मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जलनशील, जलनशीलता। और इसके लिए इसने मोबाइल का डिमांड क्रिएट किया। बराबर, और इसको अगले साल इसका बर्थडे जब भी आएगा उसको मोबाइल मिल जाए। ये हो गया सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे आपके पड़ोस में आपके नेबर ने कार खरीदी, बट आपके घर के गेट के सामने कार नहीं, तो आप क्या करोगे? अरे यार वो कार खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं? आप तुरंत जाओगे शोरूम में और कार बुक करो। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यस, ये देखा जाता है कि मेरे आसपास के लोग जो है, जिनको मैं रेगुलरली ऑब्जर्व करता हूं, उनके पास ये प्रोडक्ट है तो मेरे पास क्यों नहीं? बराबर, दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये टर्म किसने किसने निकाला, ये टर्म किसने ढूंढा, ये टर्म, ये शब्द किसने ढूंढा? जेम्स डिसनबेरी। याद रखना बेटा, एमसीक्यू पूछे जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज द टर्म कॉइन्ड बाय, इकोनॉमिस्ट का नाम, किस इकोनॉमिस्ट ने ये टर्म बताया? जेम्स डिसनबेरी। Now he refers to the desire of people to emulate the consumption behavior of other. In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them. वो खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसके पास ये चीज हो सकती है तो मेरे पास क्यों नहीं? बात समझ में? डिमांड कैसे क्रिएट होती है? वो जब देखता है दूसरे लोगों को, that other people are able to have, ये वर्ड पे फोकस करो। जब वो क्या देखता है, अदर पीपल आर एबल टू हैव, तो मेरे पास भी होना चाहिए। आफ्टर दैट एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड फॉर सेल फोन may be affected by seeing a new model of cell phone in his neighbors or friend's house, either because he likes what he sees or because he figures out that if his neighbor or friend can have it, he too can. जब वो खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, क्या देख के पसंद आ गया, अरे वाह ये चीज तो बहुत अच्छी है, मैं भी खरीद लेता हूँ। ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दो तरीके से वर्क करता है, एक तो जलनशीलता और एक पसंद आना। हो सकता है आपको प्रोडक्ट देख के ही पसंद आ गया, अरे यार ये मोबाइल तो अच्छा है, इसकी फीचर अच्छा है, चल भाई मैं भी खरीद लेता हूँ। या फिर जलनशीलता, ओहो तू खरीदे तो मैं क्यों नहीं खरीदू। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? यस।
यस, कोई डाउट है तो बोलो। यस, बढ़ते हैं आगे। दूसरा इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। यस, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं भेड़ चाल। सर भेड़ चाल मतलब, भेड़ चाल मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, भेड़ चाल मतलब क्या? इसको हम कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब क्या होगा बेटा इफेक्ट भेड़ चाल का? भेड़ चाल यानी, कभी आपने भेड़ देखे? भेड़ यानी बकरी। शिप को जब चराने ले जाते हैं ऐसे पूरे ग्रुप में, तो जैसे सब भेड़ चल रही है ना, वो ग्रुप में एक साथ चलते हैं। अगर एक भेड़ ने रास्ता चेंज किया ना, सब भेड़ उसके पीछे 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 रास्ता चेंज। हाँ, एक भेड़ सबसे आगे रहता है, उसको फॉलो करते रहेंगे। और जैसे उस एक बकरी ने रास्ता चेंज किया ना, सारी बकरी उसके पीछे 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 पीछे, पीछे रास्ता चेंज करेंगी, मैं चलते जाएंगे। ऐसे होता है सर भेड़ चाल, इसको हम कहते हैं भेड़ चाल। तो ऐसा ही होता है बैंड वैगन इफेक्ट में। सर बैंड वैगन इफेक्ट में करते क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट में वो देखते हैं, अरे यार मेरे ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं, सबने सबने इस पैटर्न का फॉर्मल शूज पहना है। आजकल दो पैटर्न आते हैं ना, एक लेस वाला आता है, एक बिना लेस वाला आता है। अब मैं तो लेस वाला पहना, और मैंने देखा यार मेरे ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं ना, उन्होंने बिना लेस वाला पहना, उन्होंने बिना लेस वाला पहना। मैं भी क्या करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, चलना अपन भी बिना लेस वाला ले लेते। तो मैं मार्केट में गया, बिना लेस वाला फॉर्मल शूज खरीदा और पहन के ऑफिस। बैंड वैगन इफेक्ट। सर जब हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग वो चीज यूज कर रहे हैं, वैसा स्टाइल और फैशन फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी वही फॉलो करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट। देखो ये लिखा है, बैंड वैगन इफेक्ट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट others are also consuming the same commodity। जब मुझे पता चलता है ना मेरे आसपास के लोग जो है ना, वो सेम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, it represent the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated with। वो एग्जांपल दिया, मेरे आसपास के सभी लोग ने ना ऐसे पैटर्न की शूज पहने, मैं सोचूंगा यार सबने पहना है ना, इस प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। यस, इस प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। और होता क्या है सर, एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शिक्षा द्वार में पूरा कॉम्बो खरीदा है। आप हमारे एप्लीकेशन पे पूरे लेक्चर्स देखोगे आखिरी तक, बराबर, और आपके स्कोर अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं। अब आपका दोस्त है, वो जब देखता है यार मेरा दोस्त शिक्षा द्वार पे लेक्चर लेके रखा है, आप एक उसके दोस्त हो गए, आपका ये कॉमन फ्रेंड एक और है जिसने शिक्षा द्वार पे लेक्चर लिया है, तो वो देखेगा अरे यार इसने भी वहां लेक्चर लिया है, उसने भी वहां लेक्चर लिया है। तीसरा अननोन स्ट्रेंजर उसको आके मिलता है, वो बोलता है अरे हाँ मैंने भी शिक्षा द्वार पे लेक्चर लिया है, तो वो भी बोल रहा है। तो वो क्या सोचता है, जब इतने लोगों ने लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ना। यस, और वो ये भी सोचता है कि जब ये लोग ले रहे हैं और मैं अगर शिक्षा द्वार के अलावा कोई और लूंगा तो फिर यार मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, वो भी जाएगा शिक्षा द्वार के पोर्टल पे और वो कोर्स को परचेस करेगा और अपने दोस्तों को कहेगा मैंने भी शिक्षा द्वार से लेक्चर लिया। बात समझ में आई क्या? यस, क्या सर, एग्जाम्पल में आपने प्रमोशन कर दिया। यस, बात समझ में आई। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, जब आपके आसपास के लोग वो प्रोडक्ट को लेते हैं और उनको लगता है लेने के बाद मैं सब लोगों के साथ में अब कॉमन फील कर रहा हूं, सब लोग जैसा वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं, मन खुश हो जाता है। इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, भेड़ चाल। यस, उस ग्रुप को फॉलो करना, भेड़ चाल, देखा देखी जो करना है। यस, ये भी एक अलग टर्म है, देखा देखी जो करते हैं उसको हम कहेंगे बैंड वैगन इफेक्ट। आफ्टर दैट स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट है ना थोड़ा एटीट्यूड वाला इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट है ना थोड़ा एटीट्यूड वाला है। सर क्यों? स्नॉब इफेक्ट रेफर टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डिक्रीज्ड owing to the fact
that others are also consuming the same commodity. This represents the desire of people to be exclusive, to be different, to disassociate themselves from common herd. For example, when a product becomes common among all, some people decrease altogether, stop its consumption. होता है ऐसा कभी कभी. क्या होता है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और वो सब लोग खरीद रहे हैं, वो सब लोग खरीद रहे हैं, और एक पर्सन है, एक प्रोडक्ट मार्केट में है और वो सब लोग खरीद रहे हैं. अब जब ये ऑब्जर्वेशन इस बंदे को आया, ये बंदा क्या सोचता है, सब लोगों के पास ये गुड्स है, ये तो कॉमन है, अरे मेरा क्या है, मेरा एटीट्यूड ही अलग है. मैं सोचता हूँ भाई अपने को कुछ अलग हटके रहना है, जिंदगी में कुछ अलग हटके करना है, बराबर. ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों को हम कहेंगे, इनके ऊपर कौन सा असर हुआ, स्नॉब इफेक्ट का असर. क्योंकि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया मेरे को तो अलग हटके चलना है, जो कॉमन सब लोग यूज कर रहे हैं वो यूज मैं क्यों करूं. तो जब वो ये चीज देखता है कि सब लोग जब उस चीज का यूज कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड वो एक पर्टिकुलर पर्सन डिक्लाइन कर देता है, बराबर. ये हो गया सर थोड़ा एटीट्यूड वाला इफेक्ट. जहां पे ये बंदा जब लोगों को देखता है, सोचता है कि एवरीवन इज यूजिंग इट, इसका मतलब ये मेरे लिए तो बना ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग आदमी हूं, मैं कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं मार्केट में जो कॉमन प्रोडक्ट हो गया उसको यूज नहीं करता, मैं कुछ अलग हटके यूज करता हूं, बराबर. सो ये हो गया स्नॉब इफेक्ट, जहां पे उस प्रोडक्ट का डिमांड आप कम कर दोगे जो आपको लग रहा है मार्केट में कॉमन हो गया और मुझे इसकी जरूरत नहीं. बात समझ में? यस यस. अब बात करते हैं वेबलन इफेक्ट की. यस, ये वेबलन इफेक्ट किसने दिया था? वेबलन इफेक्ट दिया था इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलन ने. किसने दिया था? थॉर्स्टेन वेबलन ने. इन्होंने ये इफेक्ट दिया था, उसको हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट. ठीक है, ही वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. ओके, ही वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. उन्होंने वेबलन इफेक्ट हाईली प्राइस गुड्स को देखते हुए बताया. हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन. बराबर, जैसे कि महंगी महंगी गाड़ियां, ज्वेलरीज, बहुत ही महंगी महंगी ज्वेलरीज. नाउ द डिस्ट्रक्शन बिटवीन स्नॉब एंड वेबलन इफेक्ट इज दैट फॉर्मर इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स. यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्नॉब. एंड लेटर इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. वेबलन इफेक्ट, महंगी महंगी कार खरीदना, महंगी महंगी ज्वेलरीज खरीदना. क्यों खरीद रहे सर ज्वेलरीज? अरे इससे ना लोगों को दिखावा बढ़ता है कि देखो मेरे पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास ये ज्वेलरी है, मेरे पास वो है, बराबर. लोग वो दिखाने को अपना कंफर्ट फील करते हैं, ये देखो मेरे पास इतनी महंगी चीज है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करते हैं, बराबर. सो इसके लिए we conclude that people have taste and preference and they do not change something due to external something due to internal causes and influence demand. डिमांड को इसीलिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं. जितना महंगा प्रोडक्ट होगा ना, उतना वेबलन इफेक्ट जिसके ऊपर चढ़ गया है ना, वो उसको खरीदेगा, दिखाने के लिए भाई देख मेरे पास इतना महंगा प्रोडक्ट है, बराबर बराबर. तो ये हो गया सर वेबलन इफेक्ट. डिमांड ऑफ हाईली प्राइस गुड्स which are consumed by status seeking rich people to satisfy their need of conspicuous consumption. बराबर. यस, समझ में आई बात? यस, समझ में आई बेटा बात? आगे बढ़ते. अब है डिफरेंशिएशन टेबल. नाउ दिस डिफरेंशिएशन टेबल इज बिटवीन डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट, और दूसरा है सर स्नॉब इफेक्ट. ठीक है, एक बार ये टेबल पढ़ लेना. यस, जो भी चीजें सारी मैं आपकी डिस्कस कर बैठा हूं, ऊपर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, सब में ये डिस्कशन किया. ठीक है, तो एक बार इस टेबल को पढ़ लेना. कोई भी डाउट होगा आप मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे जो देखेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. नाउ नेक्स्ट, consumers expectation about future rise in prices. About future rise in prices, sir
कंज्यूमर को समझ में आ गया कुछ दिनों में है ना फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज का सेल आएगा, कुछ दिनों में ना अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगा। इसका मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ दिनों बाद में जब सेल आएगा ना तो प्राइसेस कम होगी। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो करंटली मार्केट में डिमांड कम होती है। व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइसेस टू रिड्यूस द करंट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइंस, इट मींस दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं सेल में, तो आप उसका कंजम्पशन अभी नहीं करोगे, आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड अभी स्टॉप कर दोगे, और जब सेल आएगी ना तब उस प्रोडक्ट का डिमांड आप करोगे। दैट इज द इफेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। गॉट इट? यस, गॉट इट। एज ए कंज्यूमर मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आने वाला है, मुझे पता चल गया अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाला है, तो मैं अपनी करंट डिमांड को क्या करूंगा सर, पोस्टपोन्ड करूंगा। इसीलिए मेरा करंट डिमांड क्या हो जाएगा सर, फॉल। क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। करंट डिमांड क्या हो जाएगा सर? फॉल हो जाएगा। एंड द लेवल ऑफ कंज्यूमर बिजनेस कॉन्फिडेंस about their future economic situation also affect spendings and demand। ठीक है, उस हिसाब से स्पेंडिंग्स और डिमांड पे भी असर आएगा। यस, इसके बाद में कुछ अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या था देखो, अदर फैक्टर्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा वहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का डिमांड भी ज्यादा, जिसका पॉपुलेशन कम वहां पे डिमांड भी कम, एकदम इजी। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर मान लो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है ना ओल्ड एज लोगों का है, तो इंडिया में किन चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी सर? लकड़ी जो होती है वो, मेडिसिन वगैरह, इन चीजों की। यस, और अगर हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा प्रोपोर्शन बच्चों का है तो किन चीज की डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के अंदर? यस, इकोनॉमी के अंदर सर, टॉयज एंड चॉकलेट्स। बराबर, इन चीजों की, बेबी फूड्स, टॉयज, चॉकलेट्स, इनकी डिमांड क्रिएट हो। बराबर, तो जैसा एज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का एक इकोनॉमी में, उस अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अच्छा और तीन है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सर नेशनल इनकम का लेवल कैसा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसा है? द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर ऑल द नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे लोगों का नेशनल इनकम अच्छा होगा, यानी परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड को बढ़ा। नाउ द वेल्थ ऑफ अ कंट्री मे बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट देयर आर few very rich people while the majority is very poor. Under such condition, the propensity to consume of the country will be relatively less because propensity to consume of the rich people is less than that of the poor people. सर कमाई होगी, आज फंक्शन शुरू नहीं करूंगा, ओनली डिटर्मिनेंट्स। सर कमाई होगी अपने आप ही तो डिमांड, तो जैसे अमीर लोग और कमाते जाएंगे उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन गरीब लोगों की डिमांड वो बढ़ेगी नहीं सर, वो कम होती जाएगी। नाउ कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स विल बी कंपैरेटिवली लेस। सर एक तो है नॉर्मल गुड्स के ऊपर इन्होंने चर्चा की, और दूसरा इन्होंने चर्चा की है सर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। नाउ द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स विल बी कंपैरेटिवली लेस इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल, देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री एज अ होल विल बी रिलेटिवली हाई, इंडिकेटिंग हायर डिमांड फॉर गुड्स। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये अगर इक्वल है, ये कब होगा सर? सबका प्रोपेंसिटी एक जैसा कैसा कब होगा? जब 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 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल।
इकोनॉमी में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। अमीर अमीर बन रहा है लेकिन गरीब भी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहा है। अगर ऐसा इकोनॉमी में है तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज अमीर लोग क्रिएट करते जाएंगे, गरीब लोग कम करते जाएंगे। आफ्टर दैट कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज आता है, लोगों को इजीली लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे, पैसा लेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी यूज करेंगे, यस, और वो पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे या ड्यूरेबल गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे। मुझे कार खरीदने सर, मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गए, मैं क्या करूंगा, अब कार की डिमांड क्रिएट करूंगा। बात समझ में? तो यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स और इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्रिएट होगा अगर क्रेडिट फैसिलिटी इजीली भी अवेलेबल है और दूसरा इंटरेस्ट रेट कम है। नाउ द लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एनकरेज पीपल टू बोरो एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर। यही तो मैं कह रहा था, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, यस। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, यस। मान लो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी रिसेंटली, चलो रिसेंटली एग्जांपल लेते हैं, जीएसटी के रेट्स कम हो गए ना, यस और नो। सो जीएसटी के रेट्स कम होने के कारण प्राइस पे कौन सा असर हुआ, डाउनवर्ड, यस। नहीं, नेक्स्ट क्लास मेरी इकोनॉमिक्स की जो है 30 को होगा और उसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्लास होगा डायरेक्टली 5th को। तो एक क्लास होगा 30 को और 5th को, और 5th को जो क्लास होगा वो कंटिन्यू दिवाली तक चलेगा, छुट्टी होगा नहीं दूंगा, यस। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स कम कर दिए, कम करने के कारण प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने के कारण डिमांड बढ़ गई सर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इकोनॉमी में कैसी है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कैसे हैं? अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है तो मार्केट में डिमांड भी अच्छा रहेगा। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगा। देखो, व्हेन द टैक्सेस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, और उसी की जगह गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। व्हेन द सब्सिडीज इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, बट व्हेन द सब्सिडी डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्टली असर करता है प्राइस पे। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी तो प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी लोग उसका डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं ना सर, गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, बट वहीं पे सब्सिडीज प्रोवाइड ज्यादा की तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? यस। और वहीं पे देखो, जब जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाती है, अंडरलाइन कर लो। जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। बात समझ में आई? यस, बात समझ में? तो ये हो गया सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि मेरे चार्ट नोट्स के अंदर, मैराथन नोट्स के अंदर आपको मैंने एकदम प्रिसाइज वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बुक में प्रेजेंट करना है, जहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होता है प्राइस, इनकम, रिलेटेड कमोडिटीज यानी कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स, फिटेज प्रेफरेंस यानी वो 4 इफेक्ट, इसके बाद में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस एंड अदर इफेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी है मैंने, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे डिमांड फंक्शन और पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज का सेशन में यही स्टॉप करता हूं। यस, तो मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पूरा पढ़ के आप आना, और जो भी क्वेरीज है वो अगले सेशन में जरूर पूछना। सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।